नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं बंगाल की खबरों से। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा सीट हॉट सीट बन गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां से ममता बनर्जी की सीधी टक्कर बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से हो रही है। शुवेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी के एक बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन अब वो दीदी को टक्कर दे रहे हैं। नंदीग्राम में दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। आज ममता बनर्जी ने यहां एक बार फिर रोड शो किया। वो व्हीलचेयर पर बैठकर रोड शो में पहुंची। नंदीग्राम में उन्होंने रेपाड़ा खुदीराम मोड़ से ठाकुर चौक तक 8 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। इस दौरान वो व्हीलचेयर पर बैठकर लोगों का अभिनंदन करती हुई नजर आई। इसके बाद ममता बनर्जी ने एक बड़ी रैली भी की। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारिका, जो कि इस रैली में मौजूद थे। अनुराग, वहां तक पहुंचने में काफी मशक्कत आपको भले ही करनी पड़ी हो, लेकिन जो वहां का पॉलिटिकल माहौल है वो बहुत दिलचस्प है। बंगाल की बेटी, नंदीग्राम के भूमिपुत्र, ये पूरा आज जो वहां आप पॉलिटिकल खींचतान देख रहे थे, उसको थोड़ा अपने शब्दों में बयां करें। जी बिल्कुल अंजलि, बार बार अगर आप ममता बनर्जी को देखेंगी तो मंच से वो अपने आप को बंगाली मुए कहती रहती हैं, मतलब बंगाल की बेटी कहती रहती हैं। और बहुत सारे प्रतीक भी वो गढ़ते देखी जा सकती हैं। जैसे अगर आप उनको मंच पर देखें तो हर दिन वो श्री कृष्ण धुन के साथ उनके साथ एक महिला हैं जो बहुत सुरीला गाती हैं, और उनके साथ श्री कृष्ण धुन के साथ, उनके भजनों के साथ वो लगभग हर मंच पर उनको अपने साथ साझा करती हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रतीक के तौर पर इसको देख सकते हैं कि जो जय श्री राम का नारा था, अगर आपको शुरुआती जो चुनावी अभियान है उसमें याद हो, तो ऐसी खबरें आई कि उनको इस नारे से चिढ़ है। बीजेपी ने ऐसे आरोप लगाए, कई जगहों पर वो देखी गई जब वो गुस्सा करती थी, अगर कोई सामने आता था जय श्री राम के नारे के साथ, ऐसा आरोप लगा कि वो नारे से गुस्सा हो रही हैं। तो अब एक हरे कृष्ण का प्रतीक है, जय श्री राम के प्रतीक हैं, चंडी पाठ करती हैं, मंत्रोच्चार करती हैं। लेकिन इसके पीछे की एक सियासत ये है कि नंदीग्राम में लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं, और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी बार बार बेगम ममता कलमा पढ़ती हैं। एक नैरेटिव वो अलग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान है, जहां मुसलमान हैं। तो और तीसरा जो यहाँ पर मीनाक्षी मुखर्जी, जिनका इसी सड़क पर खुले ऑटो में पैदल चलते हुए 17 पंचायतों तक वो पहुँची हैं, युवा हैं, संयुक्त मोर्चे की उम्मीदवार हैं। तो लेफ्ट की मौजूदगी यहाँ थी तो, लेकिन अब पिछले 17 में 12 पंचायतों, लेकिन उनका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आप 30% वोट बचते हैं, जो ऐसा माना जा रहा है कि वो टीएमसी को नहीं वोट करेंगे, और अगर मीनाक्षी मुखर्जी उसमें सेंध लगा देती है तो कहीं ना कहीं फिर एक मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी भी इस दिक्कत को समझती है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, तृणमूल कांग्रेस कैंपेनर, और अगर मैं कहूँ कि इकलौती स्टार कैंपेनर है जिनमें इतना करिश्मा है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन बावजूद इसके 4-5 दिन अब वो नंदीग्राम में घिर गई हैं। इससे पहले भी वो आई थी, तो कहीं ना कहीं अपनी सीट संभालने, बचाने, लड़ने में उनको बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। हमें नहीं पता कि नंदीग्राम का नतीजा क्या होगा, लेकिन इतने तय है कि उनको बहुत सारी ऊर्जा नंदीग्राम में लगानी पड़ रही है। जबकि इस दौरान लगभग 60 सीटों में और 294 में लगभग 60 सीटों में और 294 में 60 एक बड़ा आंकड़ा है, खास करके तब जब ये माना जा रहा है कि अब मुख्य मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में हो गया है, तो एक एक सीट की अहमियत होगी। तो कम से कम 60 सीटों के इस मुकाबले में एक सफलता तो बीजेपी को मिलती दिख रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नंदीग्राम तक रहने बांधने पर मजबूर कर दिया है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरे चुनाव का जो रंग है वहां पर नंदीग्राम का, उसे समझाने के लिए इस पर नजर हमारी रहेगी। लेकिन जो बीजेपी और टीएमसी की खींचतान है वो पश्चिम बंगाल में लगातार जारी है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की 85 वर्षीय मां शोभा मजूमदार की मौत के बाद अब सियासत और गर्मा गई है। बीजेपी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसकर गोपाल और उनकी मां को पीटा था। अब उनकी मौत के बाद बीजेपी एक बार फिर
टीएमसी पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और कहा कि ममता बनर्जी पर उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने 85 वर्ष की शोभा मजूमदार की मौत की बात को उठाया। उन्होंने लिखा कि बंगाल की बेटी शोभा मजूमदार जी के निधन से दुखी हूं, जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने बेरहमी से पीटा था। उनके परिवार का दर्द और ये जख्म लंबे समय तक ममता दीदी को परेशान करेगा। बंगाल कल हिंसा से मुक्ति के लिए लड़ेगा। बंगाल हमारी बहनों और माताओं के लिए एक सुरक्षित राज्य की लड़ाई लड़ेगा। Her death had nothing to do with the incidents of altercation between her son Gopal and the Trinamool Congress worker. Gopal had been a CPM worker earlier, joined BJP recently. So like all recent convert, he was a little aggressive. दरअसल ये पूरा मामला क्या था और शोभा मजूमदार की मौत कैसी हुई, इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मोनीदीपा बैनर्जी। 82 साल की शोभा मजूमदार की मौत को लेके आज सुबह से काफ़ी राजनीति शुरू। बीजेपी की तरफ से बहुत सारे ट्वीट दुख प्रकाश करके उन्होंने ट्वीट किया है कि तृणमूल के हाथ में मार खाया हुआ ये 82 साल की महिला की आज मौत हो गई। लेकिन तृणमूल ने भी वापस कहा है कि ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहीं पे कुछ चीज़ से भी ये कंफर्म नहीं है कि तृणमूल के लोग उस महिला की मौत में इन्वॉल्व थे। घटना घटी थी 27 तारीख फरवरी की, जब शोभा मजूमदार की बेटे को कुछ लोग मारने को आए। कुछ लोगों का कहना है ये तृणमूल के लोग थे जो गोपाल को मारने आए क्योंकि वो बीजेपी करता है। गोपाल वैसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी भी है उनका, तो उनकी माँ उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आई। तो ये जो लोग आए थे गोपाल को मारने, उन्होंने ऐसा ही कहा जा रहा है, उन्होंने वो महिला को भी मारा और महिला आहत हुई। कुछ दिन बाद अस्पताल गई और वहाँ पे आज उनकी मौत। राजनीति इसको लेके सोशल मीडिया में तृणमूल के सौगता रॉय, उन्होंने साफ कहा है कि ये गलत है। ये एक महिला की मौत को लेके ऐसा चर्चा राजनीतिक तरह से नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, फिर देखा जाएगा। बीजेपी मौत को लेके खिलवाड़ कर रही है। लेकिन बीजेपी की ट्वीट के अलावा बीजेपी नेत्री देवश्री चौधरी, उन्होंने भी कंडेम किया है कि जहां सरकार बनी है एक पार्टी की जो माँ माटी मानुष की सरकार कहा जाता है, वहाँ पे एक माँ का ये हालत हुआ है। और अब तो इलेक्शन सीज़न है, हर कुछ का एक अलग सा मात्रा बन जाता है और शोभा मजूमदार की मौत को लेके भी बहुत ही राजनीतिक चर्चा। जीडी शंकर के साथ मोनीदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य में 24 घंटे में 40,414 नए संक्रमितों का पता चला है। इस दौरान 108 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन न होने को लेकर चिंता जताई और कहा लापरवाही के मद्देनजर लॉकडाउन की तैयारी भी रखी जाए। जी, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और ये पिछले एक महीने 1.5 महीने से लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन कल की अगर बात करें तो 40,000 से ऊपर केसेस महाराष्ट्र में एक अकेले राज्य ने कल रिकॉर्ड किए हैं। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी 7,000 के करीब केसेस रजिस्टर हुए हैं। तो ना कि मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, इन सारी जगहों पे लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते
रविवार के दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हो या स्टेट टास्क फोर्स के डॉक्टर्स हो, उनके साथ एक मीटिंग ली, एक इमरजेंसी मीटिंग ली, क्योंकि पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री लगातार राज्य को ये अपील करते आ रहे हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत अहम है अगर हमें कोविड की संख्या को यहीं पे रोकना है। लेकिन कहीं पे भी कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो होते ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। अगर मार्केट प्लेसेस की बात करें तो जो भी मंडियां हैं, सब्जी मंडियां, फूल मार्केट हो गए, वहाँ पे लोग लगातार जा रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं और कहीं कहीं तो मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति अभी भी महाराष्ट्र में है और इसी के चलते राज्य सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है कि आगे चलते अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते गए तो लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है और लॉकडाउन जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। और इसी के चलते मुख्यमंत्री ने प्रशासन को ये कहा है कि जो भी लॉकडाउन को लेके जो भी SOPs, जो गाइडलाइंस है, वो भी बनाने अब शुरू करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उस दिशा में जा रहे हैं, ऐसे संकेत दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी प्राइवेट ऑफिसेस को भी जो कहा गया था कि 50% पे ऑपरेशंस होने चाहिए, कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑफिसेस भी ये कहीं मान्य नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट ऑफिसेस में अभी भी भीड़ हो रही है। जो ट्रांसपोर्ट्स है, जो लोकल ट्रेन्स है, बसेस है, वहाँ पे भी लगातार भीड़ जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस के चेन को रोकने के लिए अब मुख्यमंत्री को यही लगता है कि लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉकडाउन लगाना पड़ा तो वो एक मर्यादित दिनों के लिए होगा, एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही होगा। और अब बात बेंगलुरु की, जहां फिर से कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है। इतवार की रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक शहर में कोरोना के 2000 नए मामले सामने आए हैं। मार्च के शुरुआती 3 दिनों में हर रोज करीब 300 नए केस आ रहे थे और उसके बाद कोरोना के मामलों में अब तेजी आने लगी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं नेहाल किदवई का। नेहाल, जो नंबर्स, आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे कितना खतरा बढ़ रहा है वहां पर? हम नेहाल से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बेंगलुरु में ये जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कई शहरों में देश के यही ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कर्नाटक में भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में भी ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। इस पर जानकारी के लिए अब हमारे साथ नेहाल हैं। नेहाल, इस वक्त जो बेंगलुरु की स्थिति है उसे थोड़ा बयां करें। देखिए, बेंगलुरु की स्थिति लगातार खराब हो रही है और इसीलिए पिछले एक हफ्ते के दौरान तीसरी बार एक बड़ी बैठक बेंगलुरु में हुई है, जिसको मुख्यमंत्री ने वहां पर जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और दूसरे सभी मंत्रियों के साथ बैठक की है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक हो सकता है कि बेंगलुरु महानगर पालिका जो 8 वार्ड्स में विभाजित है, जो 8 जोन्स आप कह सकते हैं, उसमें विभाजित है, सभी जोन में एक एक IAS अधिकारी की तैनाती की जाएगी ताकि इस संक्रमण को जो तेजी से फैल रहा है उसको रोका जा सके। क्योंकि देखिए, पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा केसेस यहाँ पर बढ़ गए हैं। 2000 के आसपास केस हर रोज बेंगलुरु से आने लगे हैं। साथ ही साथ कर्नाटक में भी तेजी से मामले बढ़े हैं और अगर आप देखें आंकड़ों पे तो पिछले 1 महीने के अंदर काफी तेजी से बेंगलुरु और कर्नाटक दोनों में संक्रमण बढ़ा है। इसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि बहुत सारी जगहों पे धार्मिक और राजनीतिक आयोजन हुए, जिसकी वजह से ये संक्रमण फैला। अब सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। एक कदम ये भी है, हमने जब थोड़ी देर पहले कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर से बात की थी तो उनका यह कहना था कि अगर लोगों ने अब भी अपने आप को नहीं संभाला, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को नकारा और उन्होंने अगर इन चीज़ों को नहीं अपनाया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ भी दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है, कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो मास्क पहने। जब हम बाजार गए तो बाजार में भी हमने देखा कि लोगों में लापरवाही हर जगह हमें देखने को मिली। तो निश्चित तौर पर सरकार चाहे जितने भी कदम उठा ले, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी उसको लागू करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक लोग खुद को नहीं संभालेंगे, लापरवाही से बाज नहीं आएंगे, तब तक यहाँ जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो स्थिति बेंगलुरु की इस वक्त बिगड़ती जा रही है। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से, जहां नगरीय निकाय की बैठक में आतंकियों ने अंधाधुंध गोली चलाई। इस घटना में एक पुलिसकर्मी और एक पार्षद की मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैसे ही पार्षद यहां बैठक के लिए जमा हुए, आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मरने वाले पार्षद का नाम रियाज अहमद है। उनके अलावा एक और पार्षद घायल हुए हैं, जबकि सुरक्षा में बैठक की जगह के बाहर तैनात एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई है। पिछले 5 दिन में कश्मीर में दूसरा बड़ा हमला है। गुरुवार को श्रीनगर के बाहरी इलाके में हुए हमले में एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई थी। 2 मिलिटेंट ने आके अटैक कर, इनकी बेसिकली मीटिंग थी, उसमें अटैक हुआ तो उसमें एक कैजुअलिटी, मतलब 2 कैजुअलिटी हुई, तो एक को अभी इंजर्ड है, तो वो इंजर्ड अभी एसएमएचएस में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये अभी इतना ही है, ठीक है। तो जैसे डिटेल्स होंगे आगे शेयर करते जाएंगे। तो कुछ इनपुट आ रहे हैं किस तंजीम ने की है? अभी नहीं, अभी मैं शेयर ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी, ऑपरेशनल चीज़ है, ठीक है। अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जल्दी इस पे कुछ एक्शन भी इसमें हो जाएगा। सर, कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल पाया है, एक्सेस हुआ है कुछ? जी, सीसीटीवी फुटेज कुछ? जी हाँ मिला है। उसको हमारे अफसर इन्वेस्ट करें, सीसीटीवी मिला हुआ है आगे पीछे का। एरिया को सैनिटाइज किया? हाँ, ऑब्वियसली ये तो ड्रिल है, ये दिस इज पार्ट ऑफ अ ड्रिल कि जब भी ऐसा अटैक होता है तो पूरे सारी फोर्सेज आके एरिया सैनिटाइज करती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी का। नजीर, इस तरह से नगरीय निकाय की बैठक में टारगेट करना सिविलियंस को काफी चिंता की बात है ये। जी बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात न सिर्फ ये कि एक मीटिंग जहां हो रही थी म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर की, उसमें उस मीटिंग पे हमला किया गया, एक काउंसलर को मारा गया, दूसरा जख्मी हुआ, और एक पुलिस वाला जो वहां सिक्योरिटी डिटेल का हिस्सा था उसको भी मारा गया। बल्कि इसके साथ ही उस सुरक्षा में चूक हुई। चूक कैसे हुई? वहां 4 जो पुलिस गार्ड वहां तैनात थे, उन्होंने जवाबी कार्रवाई बिल्कुल नहीं की जब मिलिटेंटों ने हमला किया। मिलिटेंट अंदर घुसे, गोलियां चलाई, कॉर्पोरेटर को मारा, काउंसलर को मारा, दूसरे को जख्मी किया, पुलिस वाले पे भी गोलियां चलाई और एक मारा गया, लेकिन जवाबी फायरिंग नहीं हुई। जबकि पुलिस के मुताबिक उन 4 पुलिस गार्ड्स के पास 4 AK-47 राइफल्स थी, और हमारी सूचना जो सीनियर पुलिस ऑफिसरों ने हमें बताया कि उनके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई हो जाएगी, डिपार्टमेंटल एक्शन हो जाएगी, और शायद उनको सस्पेंड अब किया जाएगा। क्योंकि जो ये एक बड़ी चूक है, न सिर्फ कि एक काउंसलर को मारा गया, मीटिंग पे अटैक हुआ, बल्कि मिलिटेंट भाग निकलने में भी कामयाब हुए। ये दूसरा वाक़ा है पिछले 1 हफ्ते में, सिर्फ 5 दिनों में। इससे पहले श्रीनगर में भी हुआ, 2 सीआरपीएफ वाले मारे गए उस अटैक में, और अब सोपोर में ये हुआ। उसके बाद सीनियर और पुलिस ऑफिसर वहां गए, लेकिन लग रहा है कि मिलिटेंट जो थे वो वहां भाग निकलने में कामयाब हुए। जैसे हमने बताया कि जो सुरक्षा की चूक थी, काफी सीरियस चूक है, क्योंकि जिन पुलिस वालों को हिफाजत करनी थी, न सिर्फ वो हिफाजत करने में नाकाम रहे, बल्कि खुद भी इनका एक साथी मारा गया, और वापस की जवाबी कार्रवाई भी वो नहीं कर पाए। तो श्रीनगर में भी जो हमला हुआ, जब वहां सीआरपीएफ पे हमला हुआ, मिलिटेंट वहां से भी एक राइफल वहां अपने साथ लेने में भी कामयाब हुई, जो सर्विस राइफल थी सीआरपीएफ की। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के हमले हो, इसमें सुरक्षा को चौकन्ना रखने की सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस और सुरक्षा फोर्सेस के साथ मिलकर मिलिटेंट इन किस तरह के हमलों को नाकाम बनाया जाए, और ताकि जो कॉर्पोरेटर्स है, खासकर या म्युनिसिपल कमिटीज हैं या पंचायत मेंबर्स हैं, उनकी सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज है जो यहाँ की गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ लोकल गवर्नमेंट नहीं है, असेंबली नहीं है। इसमें जो सेंट्रल रूल में जब ये सारे दावे किए जा रहे हैं कि सिचुएशन काफी अब ठीक हो रही है, मिलिटेंसी के वाक़ात कम हो रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते में ये हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा दूसरा बड़ा हमला। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नजीर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे मनाई गई होली देश भर में। Sahara
तो जाते जाते एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।